महाभारत की कहानियों में एक से बढ़कर एक साजिशें हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां एक आलीशान महल को ही मौत का फंदा बना दिया गया था। जी हाँ, ये कहानी है लक्ष्य गृह की। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा षड्यंत्र जिसने भाई को भाई के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। तो इस साजिश की जड़ें थीं जलन में। कौरवों ने लाख और ऐसी ही आसानी से आग पकड़ने वाली चीजों से एक पूरा महल तैयार करवाया। और मकसद सिर्फ एक था, पांडवों को जिंदा जला देना। ये देखिए, कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो पीठ पीछे छोरा घोंपने वाली बात थी। एक सोची समझी हत्या की तैयारी। अब जरा सोचिए, ऐसे महल से कोई कैसे बच सकता है जिसे बनाया ही आपकी कब्रगाह के तौर पर गया हो। मतलब हर कोना, हर दीवार आपकी मौत का सामान हो। तो हाँ, ये कहानी सिर्फ साजिश की नहीं है, बल्कि उससे बचने की एक कमाल की, एक अद्भुत चतुराई की भी है। तो चलिए इस साजिश की वजह को समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ें थीं सत्ता की जलन में। पांडव भाई, और उनमें भी खासकर युधिष्ठिर, लोगों के बीच बहुत पसंद किए जा रहे थे, बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। और बस यही बात दुर्योधन को खटक रही थी। उनकी ये लोकप्रियता दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। अब दुर्योधन करे तो क्या करे, उसके हाथ बंधे हुए थे। एक तरफ युधिष्ठिर जनता के चहेते थे, राजा के तौर पर पहली पसंद। दूसरी तरफ पांडवों की ताकत इतनी थी कि उनसे सीधे सीधे जंग लड़ना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना। और ऊपर से राजधानी हस्तिनापुर में तो लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट पांडवों के साथ था। तो ऐसे में सत्ता पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, छिपकर वार करना, एक गुप्त योजना बनाना। और ये गुप्त योजना क्या थी? एक शाही तीर्थ यात्रा का बहाना। पांडवों को बड़े आदर के साथ राजधानी से दूर वारणावत नाम की जगह पर भगवान शिव के एक उत्सव में शामिल होने के लिए भेजा गया। ये एक बहुत ही शातिर चाल थी। इस एक चाल से पांडव अपने सबसे बड़े सुरक्षा कवच यानी आम जनता की नजरों से दूर हो गए। और वाराणवत में पांडवों का इंतजार कर रहा था इस साजिश का सबसे खतरनाक हथियार, वो महल जिसे हम सब लक्ष्य गृह के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो एक जीता जागता हथियार था। एक ऐसा हथियार जो खुद को ही जलाकर राख कर सकता था। इस काम के लिए चुना गया एक वास्तुकार पुरोचन। उसे चुपचाप एक आदेश दिया गया, एक ऐसा खूबसूरत महल बनाओ जो असल में एक मौत का जाल हो। सोचिए, बाहर से दिखने में शाही आलीशान, पर अंदर से वो एक धधकता हुआ अग्निकुंड बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब जो बात इस महल को सबसे खतरनाक बनाती थी, वो थी इसकी बनावट। जरा देखिए, कैसे रोजमर्रा की चीजों को मिला के एक विनाशकारी हथियार तैयार किया गया। सतह पर लगाई गई लाख की चमचमाती परत, जो असल में बहुत तेजी से आग पकड़ती है। दीवारों के अंदर सन और राल का जाल बिछाया गया, और तो और उन्हें घी से तर किया गया ताकि आग और तेजी से भड़के। और ढांचा वो बना था सूखे बांस और सूखी घास से। मतलब एक चिंगारी भी काफी थी पूरे महल को पल भर में शोलों में बदलने के लिए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जहां एक तरफ ये भयानक साजिश चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। और इस ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा था? कोई और नहीं बल्कि बुद्धिमान प्रधानमंत्री विदुर। विदुर ने युधिष्ठिर को एक चेतावनी दी, लेकिन बहुत ही अनोखे, एक रहस्यमयी तरीके से। उन्होंने सबके सामने कहा कि वो जो जानता है कि ऐसे भी हथियार होते हैं जो स्टील के नहीं बने होते पर शरीर को काट सकते हैं, उसे दुश्मन कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये बात तो उन्होंने सबके सामने कही, पर इसका असली मतलब सिर्फ युधिष्ठिर ही समझ पाए। इशारा साफ था, खतरा आग से है, धोखे से है। ये खुफिया बातचीत की एक बेहतरीन मिसाल है। जिस भाषा में विदुर ने ये चेतावनी दी, उसे कहते हैं म्लेच्छ वाचा। ये एक तरह की कोड लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा थी। मतलब ऐसी भाषा जो दरबार में मौजूद कौरवों के जासूसों के सिर के ऊपर से निकल जाए। वो बेचारे कान लगाए सुनते रहे, पर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कह सकते हैं ये एक तरह की प्राचीन लिंग्विस्टिक एन्क्रिप्शन थी। कमाल है ना? तो ठीक है, चेतावनी तो मिल गई, पर सिर्फ चेतावनी से क्या होता है? अब जरूरत थी एक्शन की, एक जवाबी प्लान की। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक इशारे ने एक पूरे एस्केप मिशन की नींव रखी। और ये जो बचाव अभियान था, ये कोई चमत्कार नहीं था, नहीं, ये था इंटेलिजेंस और कमाल की इंजीनियरिंग का नतीजा।
देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। सबसे पहले विदुर के जासूसों ने पुरोचन की सारी प्लानिंग का पता लगा लिया। फिर जैसा हमने देखा, कोड लैंग्वेज में युधिष्ठिर को अलर्ट किया गया। इसके साथ ही एक बहुत ही माहिर खनिक को एक गुप्त सुरंग खोदने के लिए भेज दिया गया। और आखिर में गंगा नदी के किनारे पर एक खास नाव का भी इंतजाम किया गया। मतलब बचने का पूरा रास्ता तैयार था। पर इस प्लान में एक बहुत मुश्किल, बहुत ही संगीन फैसला भी शामिल था। सिर्फ बचना काफी नहीं था, उन्हें दुनिया की नजरों से गायब होना था। इसके लिए उन्हें अपनी ही मौत का नाटक करना था। एक ऐसा नाटक जिससे दुर्योधन और पूरी दुनिया को यकीन हो जाए कि पांडव अब नहीं रहे। और फिर आई वो रात, आग की रात। किस्मत देखिए, उस रात महल में एक स्थानीय निषाद महिला अपने 5 बेटों के साथ एक दावत में आई थी। वो सब नशे में इतने धुत हो गए कि वहीं सो गए। अब इससे पहले कि पुरोचन अपनी साजिश को अंजाम देता, भीम ने खुद ही उस महल में आग लगा दी। इस आग में पुरोचन, जिसने ये जाल बुना था, वो भी जलकर मर गया। और जब आग बुझी तो वहां मिली 6 जली हुई लाशें, जिन्हें गलती से पांडवों और उनकी मां कुंती का समझ लिया गया। और इसी दर्दनाक धोखे की आड़ में पांडव हमेशा के लिए गायब हो गए। अच्छा, यहाँ तक तो हुई कहानी, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर जमीन पर इसके कुछ सबूत भी मिलते हैं। तो चलिए अब इस महाकाव्य के पन्नों से निकलकर आज की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसके निशान हमें कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ कहानी खत्म होती है और कहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। अब जरा इन दोनों चीजों को साथ रखकर देखिए। एक तरफ महाकाव्य, दूसरी तरफ आर्कियोलॉजी। महाकाव्य में जिक्र है वारणावत नाम के एक शहर का, और आज उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है बरनावा। कहानी में एक गुप्त सुरंग का जिक्र है जिससे पांडव भागे थे, और बरनावा में जो टीला है उसके अंदर से एक पुरानी अनएक्सप्लोर्ड सुरंग मिली है जिसके कई मोड़ हैं। ये जो समानताएं हैं ये वाकई में चौंकाने वाली है। और ये जो टीला है जिसे वहां के लोग बरनावा टीला कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये करीब 50 फीट ऊंचा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां के लोग सदियों से, लंबे समय से इसी जगह को लक्षग्रह का असली स्थल मानते आए हैं। तो ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। हाल ही में 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस बरनावा साइट पर औपचारिक खुदाई की मंजूरी दी है, ताकि इस महाकाव्य की ऐतिहासिक सच्चाई की जो परतें हैं उन्हें खोला जा सके। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि जब कोई कहानी, कोई कथा जमीन पर अपने ऐसे पक्के निशान छोड़ जाए तो फिर वो लकीर कहाँ खींची जाए जहां मिथक खत्म होता है और इतिहास शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।